गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो हमने कल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को बोला था दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमने मेथड्स पढ़ लिए थे ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस के, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम थे नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। तो ये क्या होता है प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, या इनके एक फॉलोइंग स्टेप्स पढ़ लेते हैं जो ये फॉलो करते हैं। पहला है एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या करता है, एनालिसिस नाम से पता चल रहा है, यानी कि एनालाइज करना ऑब्जेक्टिव्स को, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमने बिल्कुल सही चूज़ किए हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग दोनों की, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की, उनकी प्रायोरिटीज़ की, जो हम अकॉर्ड करते हैं टू वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उनको एक साथ रखकर क्या करते हैं, उनको दूसरी अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजीज जो कि हम स्टेट करते हैं वेरियस डिविजन्स, डिपार्टमेंट, सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग द लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव्स। जैसे हमें पता है कि ये कॉन्टीन्यूस रिव्यू होता है ऑब्जेक्टिव्स का। ऑब्वियसली आप जैसे आपने क्या किया, प्रोडक्शन का आपने काम स्टार्ट किया है, तो आप उसको आप अपने वे टाइम टू टाइम पीरियोडिक वे पे ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करते रहोगे ना, कि हाँ आज हमें ये करना है, अगले एक साल तक हमें इतना अचीव करना है, इतना प्रॉफिट करना है, इतनी सेल्स क्वांटिटी बढ़ानी है, इतने अपने मार्केट शेयर को कैप्चर करना है। तो ये कॉन्टिन्यूस रिव्यू होता है ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन। आप उनके पॉजिटिव और नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उनको फिर आप मॉडिफाई करते हो, अगर नेगेटिव हो रहा है तो उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हो, डायग्नोसिस करते हो। तो इसी तरह ये हमारा क्या हो गया, एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को एनालिसिस के साथ साथ आप इवेल्युएट करोगे प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग ऑफ बहुत सारे क्या क्या ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। अब आपको पता है डिटरमाइन करने के लिए कैसे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर एक मिनट प्रोडक्शन को किया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है अगर आपका, तो उसको किस तरह से आपने स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में उनको अपने एम्प्लॉयज़ को काम में लगाया है, किस तरह से आप डिटेल्ड एग्जामिनेशन करोगे इनपुट और आउटपुट ऑफ द टोटल सिस्टम की। ये भी एक बहुत ही ईजी वे में आप कैसे कर सकते हो, जब आप रिसोर्स यूटिलाइज अच्छे से एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली करते हो। इसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि आप फोकस करोगे ह्यूमन मैन पावर पर, ह्यूमन मैन पावर पर। ठीक है, क्योंकि आपके ह्यूमन, आपने पढ़ा है ह्यूमन मैन पावर ही आपका सबसे बड़ा एसेट होता है। ठीक है, तो आप अपने इस पर फोकस करोगे। उसके बाद है हमारा ये एक डायग्राम है, इसको आप देख लो एक बार, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसको एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आपने ह्यूमन रिसोर्स ऊपर लिखा, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये इस किससे कनेक्ट है, रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल और अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे कनेक्ट है, हमारी डिलीवर आर्टिकल से, टेक्नोलॉजी इनपुट से, मशीन से, फाइनेंशियल रिसोर्सेज से और ह्यूमन रिसोर्सेज से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस हो गया एक टाइप का। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या जरूरत होती है, डिलीवर आर्टिकल्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मशीन्स, टेक्नोलॉजी इनपुट्स, रॉ मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक अलग से हमारा चैप्टर आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे एक एंटरप्राइज या फिर आप कह लो एंटरप्रेन्योर एन उसमें हमारा अप्रोप्रिएट सारी एनवायरमेंटल स्कैनिंग की टेक्निक्स को यूटिलाइज करता है, चाहे वो सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल और कॉम्पिटिटिव। अपने जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को बताने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद है हमारा कि कोई भी अगर कंस्ट्रेंट है जो हम इजीली हैंडल नहीं कर पाते, तो हम अगर पहले से ही एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर लेंगे तो हम उस स्ट्रैटेजी के लिए, उस कंस्ट्रेंट को ओवरकम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का आप एक डेफिनेशन लिख लो, जो कि मैंने आपको लिखवानी है,
एक मिनट, अकॉर्डिंग टू ग्लिमर, एक मिनट मैं अपना पेन चेंज करूं, अकॉर्डिंग टू ग्लिमर, ग्लिमर बोलते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है वो कंसिस्ट होता है ऑफ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, set of characteristics that describe an organization distinguish it from enduring from other organization are enduring यानी कि फ्लेक्सिबल बनाना, ठीक है, फ्लेक्सिबल। नाउ enduring over time and influence behavior of people in it। क्या ऑर्गेनाइजेशन की क्लाइमेट की डायमेंशंस होगी? सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, क्या वो फ्लैट होगी, क्या वो ट्री शेप होगी ऐसे करके, या फिर वर्टिकल होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, लेटरल होगी, ये होगी हमारा स्ट्रक्चर। टॉप मैनेजमेंट से हमारी अथॉरिटी जाएगी या टॉप टू मैनेजमेंट, सारी कम्युनिकेशन फ्लो अप डाउन होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, कैसे होगा, ये हमारे हो गया स्ट्रक्चर। सेकेंड हो गई हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना है टूवर्ड्स, या आपको डेलीग्रेशन करना है या फिर सेंट्रलाइजेशन करना है, ये किस पर है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड है हमारा रिवॉर्ड। फोर्थ है हमारा रिस्क, कितना रिस्क हम हैंडल करने के कैपेबल हैं, वो होता है हमारा रिस्क वाला फैक्टर। नेक्स्ट है आइडेंटिटी, ठीक है, तो अब इसको समझो। ग्लिमर कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है वो कंसिस्ट करता है सेट ऑफ, किस सेट से? सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से जो कि डिस्क्राइब करने में मदद करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि हम और सारी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंग्विश कर सके उनको, जो कि एंड्योर यानी कि फ्लेक्सिबल बनाती है उनको ओवर टाइम, एंड इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर ऑफ पीपल इन इट, ठीक है, यहाँ आएगा हमारा इन इट, ठीक है। उसके बाद डायमेंशंस, ये तो आप ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में अगर आप इतना लिख देते हो इट्स मोर देन सफिशिएंट। आपने आई होप मेरे साथ नोट कर लिया होगा। हम अपना नेक्स्ट उस पर चलते हैं, टॉपिक पर। ये रब करने में तो बहुत, ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट फिनिश हो गया। नेक्स्ट है हमारा वर्क प्रैक्टिसेस। वर्क प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि कैसे एक प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं हम, ताकि हमारी एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ चले डिफरेंट फंक्शनल एरिया, ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल एरिया में। जैसे फंक्शनल एरिया क्या होते हैं हमारे? फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एक हमारा हो गया एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, एक हो गया हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये सारे हमारे क्या हो गया? अलग अलग फंक्शंस के एरियाज हो गए ना। तो ये प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन वेरियस एक्टिविटीज़। ये प्रैक्टिसेस जैसे नॉर्म्स विच आर फॉलोड बाय एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ के द्वारा नॉर्म्स या फिर एक्टिविटीज़, कल्चर या फिर एथिक्स जो फॉलो किए जाते हैं, वो मेंटेन करते हैं यूनिफॉर्मिटी इन परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या है हमारा? ये एक रेस्पॉन्सिबल है किस लिए? आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी हमेशा जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करती है फाइनल प्रोडक्ट में और प्रोवाइड करती है सर्विसेज टू ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है अदर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिजनेस प्रैक्टिसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड R&D, ये सारे क्या है हमारे अदर रिसोर्सेज। सिस्टम में क्या आएगा? सिस्टम हमेशा हमारा एक इंटरएक्टिंग, सिस्टम क्या होता है हमारा? इंटरएक्टिंग एलिमेंट होता है,
ठीक है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप सारे काम करेंगे तो आपका इजीली ट्रांसफॉर्म होगा जो भी आपने इनपुट डाला है इनटू किस में, आउटपुट, एक एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस क्या है? अब ये कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत आ पड़ी है कि अब हमें ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमारी ओवरऑल अप्रोच होती है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, वो है पहला मिशन और विजन। मैंने आपको कल की क्लास में कराया था ना अपने नोट्स के साथ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना कि मिशन और विजन कौन सी ब्रॉडर टर्म है और कौन सी स्मॉलर यानी कि नैरो टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? दिस डिस्क्राइब्स हाउ अकाउंटेबिलिटीज, टास्क एंड रोल्स आर एलोकेटेड। कैसे हम हमारी जो अकाउंटेबिलिटीज हैं, टास्क हैं, रोल्स हैं, वो एलोकेट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए? इम्पैक्ट करने के लिए कि कैसे पीपल परफॉर्म करें अपनी जॉब्स को इफेक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस कैरी ऑन चलता रहे। ठीक है, नाउ प्रोसेसेस, ये एक मैकेनिज्म होता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को पूरी तरह कंप्लीट किया जाए ताकि हम डिटरमाइन कर सके क्या ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से स्ट्रक्चर्ड करें, मतलब किस वे में बनाएं, कैसे उनको कौन सा स्ट्रक्चर सूट करेगा, और ये इन्फ्लुएंस करता है सारे काइंड के पीपल को जो कि आपने अपनी इंडस्ट्री में या फिर कंपनी में हायर किया हुआ है। तो ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा कल्चर। कल्चर क्या होता है? इसको लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ। कल्चर होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, एक्सपेक्टेशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट गाइड, जो हमें गाइड करती है, एंड इन्फॉर्म, और इन्फॉर्म करती है। किस बारे में इन्फॉर्म करती है? कि तुम्हारे एक्शंस क्या हैं, द एक्शंस ऑफ ऑल टीम। ठीक है, और क्या करती है कल्चर कि ये क्या करती है, मतलब किस किस को कलेक्ट करती है? कलेक्शन ऑफ ट्रेट्स, कलेक्शन ऑफ ट्रेट्स दैट मेक, जो बनाती है, दैट मेक, इतना नोट कर लिया, मैं इसको रब कर रही हूँ। ठीक है, दैट मेक, जो कि बनाती है, योर कंपनी व्हाट इट इज, क्या वो है, उसको बनाने में हेल्प करती है। तो समझ आ गया ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन को अपनी हेल्दी बना सकते हो, अगर वो हेल्दी नहीं है तो उसको कैसे मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स ले सकते हो ठीक करने के लिए। ठीक है, ये हमारे हो गए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब नेक्स्ट है हमारा वर्क इथोस। इथोस नाम से पता चल रहा है एथिक्स से रिलेटेड है। अंडरलाइंग स्पिरिट, कैरेक्टर और ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिलीव्स बनाता है, कस्टम, प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसकी काफ़ी कोर वैल्यूज़ भी हैं, उसमें से एक है ओपननेस, यानी कि कोई भी सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए हमारी फर्म में, सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कन्फ्रंटेशन, आमने सामने बैठकर बातें करके सारे अपने दिक्कतें, कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिमूव करो। ट्रस्ट, एक दूसरे पर ट्रस्ट करोगे तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगी। ऑथेंटिसिटी, यानी कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑथेंटिक होनी चाहिए, यानी कि सही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा प्रोएक्शन, यानी कि प्रोएक्शन होता है हमारा कि जब हम कोई काम करने की, जैसे हमारी वो होती है ना प्री टेस्ट स्टडी, जैसे कोई आपने अपनी वो की है, रिसर्च की है। ठीक है, रिसर्च में आपने ये सोचा है कि पहले मैं इसको स्मॉल स्केल पर करके देख लूँ, इसका टेस्ट क्या ये काम करेगी भी या नहीं। तो जब आप बड़े एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक स्मॉल टेस्ट करते हो छोटे लेवल पर, उसको बोलते हैं प्रोएक्शन। कोई भी बड़ा एक्शन करने से पहले सोच लेना। ठीक है,
चलो नेक्स्ट है हमारा ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यानी कि कितनी आपको छूट है, कितनी आपको अथॉरिटी दी हुई है इस काम को करने की। ठीक है। कोलैबोरेशन यानी कि कितना आप कोलैबोरेट यानी कि कोऑपरेशन लेवल रखते हो। कोलैबोरेट का सीधा सीधा मीनिंग है कोऑपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटिंग। एक्सपेरिमेंट यानी कि आपको पता है एक्सपेरिमेंट टेस्ट, यानी कि कोई भी अगर आप सोच रखा है आपने कि हाँ अगर मेरे को ये वाला प्रोडक्शन, ये वाले यूनिट्स की इतनी प्रोडक्शन करनी है, तो उससे पहले आप एक रिसर्च कंडक्ट करोगे जिसमें आप देखोगे कि आपको अगर ये वाला आपने प्रोडक्ट स्टार्ट किया है प्रोडक्शन करना तो ये आपका बिकेगा भी या नहीं, कितना प्रॉफिट देगा, कितनी सेल्स होगी, इससे कितने कस्टमर इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये होती है हमारी एक्सपेरिमेंटिंग। पहले ही अपने कुछ काम शुरू करने से पहले, नया करने से पहले रिसर्च करना। नेक्स्ट है वर्क प्रैक्टिसेस। ऑब्वियसली सबसे पहले आप वर्क को प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, तभी अपना एक जनरल वे में पूरा आउटलाइन बनाओगे, ब्लूप्रिंट बनाओगे। देन पीपल, कौन से लोगों को हायर करना है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, अदर रिसोर्सेज, सिस्टम्स, ये सब हम पढ़ चुके। आपको पता है कि पर्सन जो पीपल जो होते हैं हमारे सेंट्रल रिसोर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। रॉ मटेरियल रिमेन जस्ट दैट विदाउट देयर इंटरवेंशन। दे इन टर्न डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोसेसेस कैसे हैं, कितनी बार थियोरेटिकली मोस्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर्स प्रोसेसेस चेंज टू सूट द इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है कल्चर और क्लाइमेट। मैं आपको लिखवा चुकी हूँ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और क्लाइमेट दोनों की डेफिनेशन। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप प्रीवियस जाकर दोबारा से समझ सकते हैं। नाउ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मिशन, विजन, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी, प्रोसेसेस, सिस्टम, पीपल एंड टेक्नोलॉजी ऊपर पढ़ा चुके। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और क्लाइमेट में लिखवा चुकी हूँ डेफिनेशंस, यू कैन कवर अप फ्रॉम दैट। नेक्स्ट है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस को एनालाइज कैसे करते हैं हम, तो उससे पहले आप ये समझो कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। जॉब एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस इज द थोड़ा बहुत मतलब मिला जुला है। ठीक है। लेकिन आप पहले बिजनेस एनालिसिस को ही समझ लो, क्योंकि इसमें बिजनेस एनालिसिस दिया हुआ है, आगे हमारा जॉब एनालिसिस भी है, तब हम जॉब एनालिसिस पढ़ेंगे। तो बिजनेस एनालिसिस की मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। वेट, थोड़ी स्पेस भी नहीं है यहाँ पे जो मैं लिखवा दूँ, यहाँ लिखवा देती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस एनालिसिस इज अ प्रोफेशनल discipline of identifying business needs and determining solution to business problems। ठीक है। बिजनेस एनालिसिस इज discipline approach for इंट्रोड्यूस करने के लिए और मैनेज करने के लिए मैनेजिंग चेंज टू ऑर्गेनाइजेशन whether they are for profit business, गवर्नमेंट, एक मिनट, प्रॉफिट बिजनेस, गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट बिजनेस। कुछ समझ आया? ये एक हमारा प्रोफेशनल डिसिप्लिन होती है जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है बिजनेस की नीड्स क्या हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए सॉल्यूशन टू बिजनेस प्रॉब्लम्स। बिजनेस एनालिसिस एक डिसिप्लिन होता है, मतलब डिसिप्लिन्ड अप्रोच होती है किसके लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए और मैनेजिंग चेंज टू ऑर्गेनाइजेशन, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला सकते हैं, वेदर दे आर प्रॉफिट बिजनेस हो, गवर्नमेंट का बिजनेस हो या फिर नॉन प्रॉफिट बिजनेस हो। ठीक है। अब इसको एक डायग्राम के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं आपको समझ आता है या नहीं। देखो ये है हमारा बिजनेस एनालिसिस। ठीक है, बीच में हमारा बिजनेस एनालिसिस बैठा है, एक तरफ हमारा जा रहा है सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, दूसरी तरफ हमारा जा रहा है स्ट्रैटेजी, प्लानिंग। ये किस लिए होता है?
आइडेंटिफाई करने के लिए बिजनेस की नीड्स, टू आइडेंटिफाई बिजनेस नीड्स, ठीक है। एक हमारा जा रहा है प्रोसेस डिज़ाइन। ये किस लिए होता है हमारा, इसको सुन लो, टू स्टैंडर्डाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फ्लोज, ठीक है। एक हमारा हो गया बिजनेस मॉडल एनालिसिस, ये किस लिए हो गया हमारा, टू डिफाइन ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज, मार्केट अप्रोचेस, ठीक है। ये समझ आ गया इतना, ये बस ऐसे ही है, मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा क्योंकि उसमें घोंच पहुँच हो गया था। ये बिजनेस एनालिसिस है, एक तरफ हमारा हो गया ये सिस्टम एनालिसिस, एक तरफ हमारा हो गया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, एक हमारा हो गया प्रोसेस डिज़ाइन, और एक हमारा हो गया बिजनेस मॉडल एनालिसिस। इस तरह से ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। और एक चीज़ और सुन लो कि जो बिजनेस एनालिसिस होता है ना, कहाँ गया वैसे हमारा, ये बिजनेस एनालिसिस हमारा क्या होता है, एक सेट ऑफ होता है टास्क का, नॉलेज, टेक्निक्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई बिजनेस नीड्स एंड डिटरमाइन सॉल्यूशन टू एंटरप्राइज बिजनेस प्रॉब्लम। जो भी एंटरप्राइज फेस कर रहा है बिजनेस की प्रॉब्लम्स, ठीक है, समझ आ गया। इससे ज़्यादा और कुछ इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना इसमें था इससे ज़्यादा ही मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है स्वॉट एनालिसिस। इसमें बस एक लाइन है कि ये किस पे स्टैंड करता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, यूनिक एट्रीब्यूट्स के क्या स्किल्स हैं और एम्प्लॉयज़ के, क्या वो टेक्नोलॉजी हैं, वर्क प्रैक्टिस हैं, कल्चर, मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जो कि फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करती हैं ताकि उनके प्रोडक्शन कॉम्पिटिटिव वे में यूनिक प्रोफाइल बना सके, ठीक है। नेक्स्ट है वीकनेस, क्या क्या उनकी डेफिशिएंसीज हैं जो कंपनी स्किल और रिसोर्सेज में हिंड्रेंस पैदा कर रही है, ठीक है, कंस्ट्रेंट पैदा कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज़। नई पॉसिबिलिटीज़ क्या है, विच में प्रोवाइड एडवांटेज। नाउ दीज आर लाइकली टू अराइज फ्रॉम चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली कैसे करते हैं, जब आपको किसी चीज़ का एडवांटेज मिल रहा हो, ठीक है। और मार्केट्स, प्रोडक्ट, लेजिस्लेशन एंड सो ऑन। थ्रेट होता है डेंजर, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हमारी अंडरमाइन द पोजीशन, जो हमारी पोजीशन को नीचे गड्ढे में डाल रहा है, ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे हम एग्जांपल बताएं तो इंट्रोडक्शन अगर आपने किया है न्यू प्रोडक्ट का, ठीक है, अगर आपने न्यू प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन किया है बाय कॉम्पिटिटर, चेंज टू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, चेंजिंग फैशन और प्रॉब्लम विद द सप्लायर और कस्टमर, तो आपको क्या डर लगा रहेगा, पता नहीं ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं, पता नहीं ये प्रोडक्ट मार्केट शेयर को कैप्चर करेगा नहीं, क्या पता ये मेरा और मार्केट शेयर मुझसे खींच ले, क्या पता मेरा मार्केट शेयर कम कर दे, कॉम्पिटिटर्स इसको ज़्यादा फ़ायदा ले लें इसका। तो ऐसे इस तरह का थ्रेट्स होते हैं, ठीक है। ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस के फैक्टर्स, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो कि बिजनेस अडॉप्ट करते हैं मॉनिटर करने में या रिव्यू करने में प्रोसेसेस। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट बजटरी और फाइनेंशियल कंट्रोल प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन और स्ट्रक्चर, स्टाफिंग लेवल, एक्टिविटी लेवल, ओवरहेड कॉस्ट, रिव्यू ऑफ प्रोसीजर और एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है हमारा, कि कितना आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की ज़रूरत है ताकि उसकी स्टेबिलिटी रख सकें आप, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, कितने आपको रेट ऑफ रिटर्न वापस मिल रहा है, कैसी आपकी फाइनेंशियल रेशियोज जा रही हैं, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या हेल्प करेगा, ये एक एनालिसिस होता है जो कि डायग्नोस करने में हेल्प करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ कैसी है, ठीक है। ये प्रोडक्टिविटी से रिलेट करता है सबसे पहले तो, ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी जा रही है। काफ़ी सारे इसके मेजर्स भी होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि कैसे आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है, ठीक है।
डिटरमाइन करती है कि कैसे आपकी जो परफॉर्मेंस जा रही है ऑर्गेनाइजेशन की, वो कैसे, अगर आपकी लो जा रही है तो कैसे आप उसको ओवरकम करके हाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यही होता है। ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि एम्प्लॉय का टर्नओवर कितना है, यानी कि कितने एम्प्लॉय एब्सेंट हो रहे हैं, कितने उस कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि लीव जा रहे हैं, कितने आपके रोज़ के प्रेजेंट हो रहे हैं। तो इन सब पे ये टर्नओवर पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके उसमें ज़्यादा रेट पे टर्नओवर हो रहा है तो आप ऑब्वियसली आपकी कंपनी को किस चीज़ की ज़रूरत है, चेंजेस की। मतलब एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में खुश नहीं है, तो उनको खुश रखने के लिए नई नई पॉलिसीज़ लाइए, बोनस प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, एब्सेंटीज़म कम करने के लिए उनको हेल्प कीजिए, मोटिवेट कीजिए। नेक्स्ट है ग्रीवेंसेस और डिस्प्यूट्स। अब हाई नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स और ग्रीवेंसेस रेज तभी होंगे जब आपके एम्प्लॉयज़ खुश नहीं होंगे, लो मोरल होगा उनका। विद स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस के साथ अगर वो आएंगे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके ग्रीवेंसेस को सॉर्ट आउट करें और उनको मोटिवेट करके ये बोलें कि आप प्रोडक्शन पर और अपने कंपनी के प्रॉफिट पर, उनके टारगेट्स पर जो हमने सेट किए हैं उन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उनके एटीट्यूड को चेंज कीजिए। अगर उनका एटीट्यूड डिस्प्यूट्स ज़्यादा बढ़ा रहा है, फियर, बिलीव्स, उन सबको चेंज कीजिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉई एटीट्यूड। उनका वर्क के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ये एक मतलब कैसा उनका एटीट्यूड है, रवैया है, ये एक एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन के लेवल को इंडिकेट करता है। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल और एम्प्लॉयज़ के बारे में बताता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसा कितने उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, कैसे जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करेंगे, क्या वो उसकी तरफ इफ़ेक्टिव वे में काम कर रहे हैं। इसलिए एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एक वैल्यूएबल पैरामीटर है। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, जैसे एटीट्यूड सर्वेज कंडक्ट करते हैं बाय एक्सटर्नल एजेंसीज टू गेट अप्रोप्रिएट फीडबैक रिगार्डिंग अडॉप्टिंग सूटेबल मेजर। ठीक है, ताकि हमारा अगर कहीं भी मिस्टेक हो रही है तो हमको वहाँ से डेविएशंस मिल जाएंगी, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने करेक्टिव मेजर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एक लॉन्ग टर्म एफर्ट जो कि हम सपोर्ट करते हैं, लेड टू सपोर्ट बाय द मैनेजमेंट टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन विजनिंग पावर, एम्पावरमेंट करते हैं, लर्निंग करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस भी उनको टीच करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है जिसका स्पेशल एम्फेसिस होता है कल्चर पर। ठीक है, कैसे आप अपने कल्चर को अपडेट करें, कैसे यूटिलाइज करें कंसल्टेंट को, फैसिलिटेटर रोल को, थ्योरी और टेक्नोलॉजी, अप्लाइड बिहेवियरल साइंस। ठीक है, ये हमारे रोल एनालिसिस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी सर्कल, असेसमेंट, डेवलपमेंट, इन सब की ये एक मेन टेक्निक है जिससे इंटरवेंशन हो सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट, डेवलपमेंट सेंटर, री इंजीनियरिंग हो गया, लार्ज स्केल सिस्टम, इन सबको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी आगे। टी ग्रुप को देखो क्या क्या बोलते हैं, एनकाउंटर ग्रुप भी बोलते हैं और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सर्वे रिसर्च, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, क्वालिटी ऑफ वर्क, लाइफ प्रोजेक्ट, ग्रिड ट्रेनिंग एंड एक्शन रिसर्च। अब देखो एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च क्या होता है हमारा, जो कि डेवलप किया है कुर्ट लेविन ने 1947 में, एक कोर कंपोनेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और एक इम्पॉर्टेंट टूल भी है ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करने का। एक प्रोसेस है सिस्टमेटिकली कलेक्टिंग रिसर्च रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक गोल। एक किस चीज़ का प्रोसेस है, सिस्टमेटिक कलेक्ट करने का रिसर्च रिलेटिंग टू स्पेसिफिक गोल, ऑब्जेक्टिव, या फिर जो नीड है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि हम रिजल्ट वापस उनको दे सके जो कि ओरिजिनल डाटा हमें प्रोवाइड किया था, प्लानिंग कर सके आगे डिस्कस करने के लिए रिजल्ट जो हमने ऑब्टेन किया है। ठीक है, उस जो रिजल्ट हमारा, अगर हमारे बेंचमार्क हमने जो सेट किए थे, बेंचमार्क क्या होता है, जो हमने अपनी पॉलिसीज़ को सेट किया था कि हाँ हमारे इतने प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, अगर उस बेंचमार्क से हमारा जो रिजल्ट है वो कम आया है, उस बेंचमार्क से कम आया, तो हमें क्या करना है, प्लानिंग करनी है ना आगे अपने फर्दर जो हमें
किस तरह से अपने आगे प्लानिंग करें ताकि हमारा जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है उसको और इम्प्रूव कर सकें। ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है जहाँ डाटा को ऑब्टेन किया जाता है, फिर उसको फर्दर रिफाइंड बिफोर एक्शन लेने से पहले ही उनको रिफाइन किया जाता है। काफ़ी एक लार्ज नंबर में एक्सपर्ट्स को बैठाया जाता है, उनकी मीटिंग की जाती है और उनको बोला जाता है कि प्लीज़ हेल्प कीजिए, ये जो हमने सारे आइडियाज़ लिए हैं इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप इनको रिफाइन कीजिए और जो सही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको चूज़ कीजिए। ठीक है, तो वो उससे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, काफ़ी सारी उनको छोटे छोटे टेस्ट करते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ टेस्ट करते हैं, मतलब नंबर तो टेस्ट ज़्यादा करते हैं लेकिन स्मॉल स्केल पर करते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल और स्मॉल नंबर इन दोनों में डिफरेंस होता है। स्मॉल स्केल पे करते हैं लेकिन लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट करते हैं। ठीक है, नाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एनालिसिस। अब आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर रहे हो तो ये देखोगे कि वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, वो मिशन और स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, वो लॉजिकल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव ग्रुपिंग ऑफ फंक्शन होना चाहिए, मैक्सिमाइज द पीपल स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्राइटेरिया। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या होता है, एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमें हेल्प करता है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ठीक है, फिर हमारा होता है ये डिटरमाइन करता है क्राइटेरिया को, जो कि सेंट्रल इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे हमने क्या किया, एक प्रोवाइड किया स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल बेस्ड कस्टमर सपोर्ट सर्विस जो कि सजेस्ट करती है ज्योग्राफिकल बेस्ड स्ट्रक्चर, जबकि देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे इन्होंने कस्टमर सपोर्ट की बात की है तो वो किससे होंगे, ज्योग्राफिकली से, यानी कि इस जैसे हमारे ये कस्टमर हैं यहाँ पे, तो हम यही तो बोलेंगे कि इनकी लोकेशन को सर्च करो, कहाँ पे हैं ये कस्टमर्स जो हमारे ज़्यादा प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। और अगर हम क्या बोल रहे हैं कि इफ़ेक्टिव कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो ये जब आप अपने कॉस्ट पर कंट्रोल रखोगे तब आपको ज़्यादा सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, अब मैं एक और डिज़ाइन क्राइटेरिया पे आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। डिज़ाइन क्राइटेरिया आर developed from assessment of things that will have to change to implement इसको स्पेलिंग को ठीक कर लेना, मेरे को शॉर्टकट लिखने की थोड़ी आदत है। न्यू स्ट्रैटेजीज, पर्पस, विजन एंड अचीव न्यू परफॉर्मेंस। ठीक है, न्यू परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट टुगेदर with an analysis of strength and weaknesses of an organization. Easy, intelligent. किस तरह से आप उनको इनकी छानबीन करते हैं, जो आपने सारा रिजल्ट बनाया है, जो कि हैव टू चेंज, जो कि हेल्प करता है हमें चेंज करने में और इम्प्लीमेंट करने में। न्यू स्ट्रेटजीज, पर्पसेस, विजन, अचीव न्यू परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, गैदर करने के लिए विद एन एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ गया होगा अच्छे से। ये कुछ हमें ना एग्जांपल्स दिए मैं ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्राइटेरिया के, मैं थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि इफेक्टिव एम्प्लॉय रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लिख लेना नंबर 1 पॉइंट मार्क करके। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, जब आपके एम्प्लॉयज़ के रिलेशन अच्छे होंगे तो कम्युनिकेशन चैनल इन कंपनी ये अच्छा होगा। रिजल्ट ओरिएंटेशन होगा, और क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और एम्प्लॉय फ्रेंडली होंगे। ठीक है,
अब कंडक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप क्राइटेरिया लिखो ऑन विच एनालिसिस इज टू बी कंडक्टेड। सबसे पहले क्या करोगे, लिस्ट करोगे। हम पहले जब बाजार सामान खरीदने जाते हैं तो लिस्ट बनाते हैं ना, फिर हम रेट करते हैं उस सामान को कि कौन सा सामान इंपॉर्टेंट है और कौन सा हम बाद में ले सकते हैं। फिर एस्टिमेट करते हैं उस इम्पैक्ट को, किस इम्पैक्ट को कि अगर हम ना लें तो क्या होगा, ले लिया तो क्या होगा। फिर हम उस रेट को इम्पैक्ट करते हैं, मतलब उस इम्पैक्ट को रेट करते हैं, सॉरी, रेट द इम्पैक्ट। अगर हमने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, चलो चल जाएगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, करंट रेटिंग। और फिर हम रैंक को, मतलब रैंक देंगे क्राइटेरिया पे। इजी। अपना अपने ऊपर वो लेकर चलो एग्जांपल कि जैसे आप बाज़ार गए हो तो लिस्ट बनाओगे, फिर उनको रेट करोगे आइटम्स को, फिर एस्टिमेट करोगे कि आपने जो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर आपने ये नहीं खरीदा तो। फिर उसके बाद उस रेट, मतलब उस इम्पैक्ट को जो प्रीवियस हमारा जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन के एनालिसिस का। ठीक है, एक पर्टिकुलर वे में बोला जाए तो जॉब को रिव्यू करते रहना चाहिए ताकि हमारे जो टास्क और अकाउंटेबिलिटीज़ अगर ओवरलैप हो रही है ना, उसको हेल्प करता है बताने में। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूँ जॉब एनालिसिस की। कहाँ लिखवाऊँ, यहीं लिखवा देती हूँ टेबल पे। अब देखो, जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ, किस चीज़ का प्रोसेस है ये, स्टडीइंग। ऑब्वियसली जब आप वो एनालाइज कर रहे हो तो स्टडी तो करनी पड़ेगी ना आपको। स्टडीइंग अ जॉब टू डिटरमाइन वेदर, टू डिटरमाइन वेदर which activity and responsibilities it includes or its relative strength, relative importance, सॉरी नॉट स्ट्रेंथ, एक ही बात है, रिलेटिव इम्पोर्टेंस या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या होता है, एक प्रोसेस होता है स्टडी करने का जॉब को टू डिटरमाइन वेदर, विच, वेदर लिखो या मत लिखो, इट्स अप टू यू, विच एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्टिविटीज़ आपको ज़रूरत है और कौन सी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक प्रोसेस है स्टडी करने का, जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस एनालिसिस, ये भी बिल्कुल इसी की तरह है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, जो कि एसेंशियल कंपोनेंट है इंप्रूव करने के लिए इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन की, कौन सी कट अक्रॉस कर दें फंक्शनल डिपार्टमेंट बाउंड्रीज और कौन सी इंपॉर्टेंट है, देयर फोर टू इंश्योर, ताकि उससे इंश्योर कर सके कि कौन सी हमारी इफेक्टिव मैनेजमेंट हॉरिजॉन्टली विद इन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जो मैंने आपको बताया था ना कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा अप्रोच किसने दी है, सबसे पहले डेवेनपोर्ट एंड हैमर ने, ठीक है, चैम्पी ने, जिसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट और वैल्यू चेन एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ज़रूर लिखनी है। वैल्यू चेन एनालिसिस बोलते हैं इसको, और बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, जो रिव्यू करता है ओवरऑल हॉरिजॉन्टल वर्क फ्लो को, प्रोसेसेस इन ऑर्गेनाइजेशन को, नॉट जस्ट टू इम्प्रूव देम बट टू फंडामेंटली री एग्जामिन करना। ठीक है, चलो मैं इसके बारे में आपको लिखवा देती हूँ। जो बिजनेस प्रोसेस, हाँ यहाँ स्पेस है थोड़ी, यहाँ लिखवा देते हैं। तो जो बिजनेस प्रोसेस, रेड यूज़ नहीं करेंगे हम, ब्लू यूज़ करते हैं, इजीली दिखता है ना। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज अ प्रैक्टिस, ये एक प्रैक्टिस होती है, ऑफ री थिंकिंग, दोबारा से सोचना, एंड रीडिज़ाइनिंग, दोबारा से उसको, जो हमने पहले डिज़ाइन हो चुका है उसको दोबारा से रीडिज़ाइन करना, द वे वर्क, उस तरीके से कि कैसे काम को किया जाए, टू बेटर सपोर्ट, ताकि अच्छे से सपोर्ट मिल सके, टू बेटर सपोर्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस मिशन, ऑर्गेनाइजेशंस
सबसे पहले देखो क्या आता है, मिशन, फिर क्या आता है हमारा इधर, ये क्या डिफाइन करता है, ये हमें डिफाइन करता है वर्क प्रोसेसेस, ठीक है। उसके बाद क्या ये हमें एग्जीक्यूट करने के लिए देता है, ये एग्जीक्यूट करने के लिए देता है डिसीजंस, ठीक है। आगे लिखो, ऐसे ही करके लिखो, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है ना तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, कंसिडर क्या करता है, ये कंसिडर करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर एक और एरो बनाओ ऐसे ही करके, जैसे ये इंफॉर्मेशन लिखा है, एरो करो और यहाँ लिखो एम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉय करता है, ये एम्प्लॉय करता है ये टेक्नोलॉजी, ठीक है, इजी। मिशन क्या डिफाइन करेगा, मिशन डिफाइन करेगा कि, ओहो क्या हो गया ये, एक मिनट मिटाना पड़ेगा मुझे, तो मैं एक बार क्लीन डायग्राम बना देती हूँ। मिशन, मिशन क्या करेगा, डिफाइन करेगा, किसको, मिशन डिफाइन करेगा वर्क प्रोसेसेस को। उसके बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, मैम आपको नहीं आता, हमें समझ आ गया सब, डिसीजन को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्या करेगा ये, तो देखिए मैंने ये डायग्राम पूरा कर दिया है कि मिशन डिफाइन करता है वर्क प्रोसेसेस, एग्जीक्यूट करता है डिसीजन, कंसिडर करता है इंफॉर्मेशन और एम्प्लॉय करता है टेक्नोलॉजी। और मिशन हेल्प करते हैं हमें एकम्प्लिश करने में वर्क प्रोसेसेस, गाइड करते हैं डिसीजन, सपोर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन और प्रोसेसेस करते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है। आई होप ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी प्रोफाइलिंग, एक्टिविटी प्रोफाइलिंग। एक्टिविटी प्रोफाइलिंग एक मेथडोलॉजी होती है जो कि हमें प्राइस वाटर हाउस उल्रिच ने दी है। इसमें कहा है कि कैसे हम एनालाइज करते हैं रिलेटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय डिफरेंट एक्टिविटीज टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको एक काम करती हूँ, इजी वे में डिफाइन आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो एक्टिविटी प्रोफाइलिंग इज एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल, एक मिनट में इसको रब करके दोबारा से लिखती हूँ, अब लिखो, एक्टिविटी प्रोफाइलिंग इज एनालिसिस ऑफ historical sales transaction कि किस पर्पस के लिए, ऑफ प्रोजेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी और फिजिकली लेआउट, जो फिजिकल हमारे लेआउट यानी कि ब्लूप्रिंट होते हैं, आउटलाइन होती हैं, उनको हेल्प करता है, उसको प्रोजेक्ट करता है। वर्क फ्लो प्रोसेसेस को हेल्प करता है ताकि स्मूथली चल सके, और लेबर और इक्विपमेंट रिक्रूटमेंट, लेबर को एंड इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए। एक प्रोफाइल जो है हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए, आप लिख सकते हो, इसको मैं ट्रांसलेट करती हूँ इंग्लिश में। अ प्रोफाइल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड फ्यूचर बिजनेस सक्सेसेस, नीड्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, और चैलेंजेस के लिए चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए दैट आर प्लेस्ड ऑन मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ बिजनेस, ठीक है, लिख लिया। नाउ अब समझ आ गया होगा कि प्रोफाइलिंग, एक्टिविटी प्रोफाइलिंग क्या होता है, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ और होती हैं जिसका जो फंडामेंटल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एसेंशियल भी होती हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है 2 टाइप्स की एक्टिविटीज़ के लिए। रिलेटिव कंट्रीब्यूशन जिसका होता है अगेंस्ट द कॉस्ट, ठीक है। बेंचमार्किंग क्या होते हैं,
प्रोसेस होता है बेंचमार्किंग, इजी वे में अगर समझाएं तो बेंचमार्किंग एक प्रोसेस होता है कंपेयर करने के लिए परफॉर्मेंस लेवल जो कि एसोसिएट होते टारगेट जो आपने सेट किए होते हैं उनको क्या करने के लिए, उनको प्रोसेस में लाने के लिए और परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव होती हैं दूसरों के साथ, ठीक है। वो इंक्लूड करते हैं अडॉप्टिंग वेयर पॉसिबल दोज वर्किंग मेथड्स अचीवमेंट ऑफ दीज टारगेट। द बेंचमार्किंग प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस इंटरनली, ठीक है। नेक्स्ट चलें, ज़्यादा नहीं बचा हमारा, थोड़ा सा बचा है जो कि है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग आपको पता होगा क्या होता है कि ये हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, ज़ीरो से स्टार्ट किया जाता है। इस अप्रोच में क्या करते हैं, सेपरेट बजट बनाते हैं और कितनी स्पेंडिंग हमारे पिछले प्रीवियस एक्टिविटीज़ में हुई है उसको हटा देते हैं और दोबारा से फ्रेश बजट बनाते हैं, फ्रेश बजटिंग करते हैं जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होती है हमारी। ये हमारा बॉटम अप बेसिस पे काम किया करते हैं इस पे। और इंडिविजुअल बजट होल्डर हैविंग टू जस्टिफाई देयर बजट प्रोजेक्शंस, हर एक्टिविटी की अलग अलग प्रोजेक्शंस बनाता है, रैंक देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, ठीक है। टॉप लेवल डिसीजन में बी मेड अबाउट प्रायोरिटीज एंड सर्विस प्रोविजन। चलिए नेक्स्ट है हमारा वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट में क्या होता है हमारा कि वेल एस्टेब्लिश पर्टिकुलरली इन केस ऑफ वर्क स्टडी मेथडोलॉजी फॉर मैनुअल क्राफ्ट जॉब्स। ये होता है हमारा वर्क को कैसे मेजर करते हैं, एक सर्टेन लेवल पर हम उसको एक्यूरेटली मेजर करते हैं, ठीक है, कि कितना हमें आउटपुट चाहिए था और कितना हमारा एट द एंड रिजल्ट आया है, ठीक है। इसके लिए काफ़ी सारी नंबर ऑफ जॉब्स भी हम टेक्निक्स को भी यूज़ करते हैं। क्वालिटी हम बिजनेस कम्युनिकेशन वाले ब्लॉक में पूरी करेंगे। नेक्स्ट है पीपल एनालिसिस। पीपल एनालिसिस क्या होता है, एक डाटा ड्रिवन अप्रोच होती है, ये डाटा ड्रिवन अप्रोच, ठीक है। मैनेज करने के लिए, टू मैनेजिंग पीपल, मैनेज करने के लिए पीपल को, मैनेजिंग पीपल एट वर्क, कैसे वो काम करते हैं, ठीक है। डीप डाटा एनालिसिस भी इन्वॉल्व की जाती है ताकि पीपल का एनालिसिस हो सके, ठीक है। पहले हिंदी में समझ लो फिर इंग्लिश में डिक्टेट करूँगी। और अलाउ करते हैं बिजनेस लीडर को ताकि वो डिसाइड कर सके अपने पर्सन के परफॉर्मेंस, जो जो उन्होंने अलॉट किए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए और उनकी एफिशिएंसी को देखने के लिए गैदर करते हैं। एक्सेसिंग पीपल्स एनालिटिक्स लीड टू बेटर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ताकि बन सके। अब इसको मैं आपको इंग्लिश में डिक्टेट कर रही हूँ, लिख लो। People analysis is a data-driven approach to managing people at work. The deep data analysis involved in people analytics allows business leader to decide on a performance, people की performance यानी कि persons performance and their efficiency, gathering and accessing, gather करना और access करना people's analytics लीड टू बेटर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोमेट्रिक और असेसमेंट क्राइटेरिया। दो ब्रॉड अप्रोच जो कि इंक्रीजिंगली यूज होते हैं वो होते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट और असेसमेंट सेंटर। साइकोमेट्रिक टेस्ट एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर होता है, रिटन फॉर्म, कंप्यूटर जनरेटेड होता है। दे आर एम्ड, किसमें एम होता है, यूजुअली एक्सेसिंग मेजर्स ऑफ एबिलिटी, जैसे कि न्यूमेरिकल रीजनिंग कैपेसिटीज़, बिल्डिंग और डेवलपिंग रिलेशनशिप, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग। जैसे जैसे टिपिकली ये टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक फेयरली हार्ड न्यूमेरिकल आउटपुट लेना और असेसमेंट सेंटर को बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। असेसमेंट सेंटर जो है पावरफुल होते हैं डिटरमाइन करने में फिट टू फ्यूचर रोल्स, जो एक्सपीरियंस हम पहले ही कर चुके होते हैं। असेसमेंट सेंटर क्लासीफाई होता है डेवलपमेंट सेंटर में,
इसमें क्या होता है, एम्फेसिस ज़्यादा नहीं देते आइडेंटिफाई सूटेबिलिटी फॉर पर्टिकुलर जॉब, लेकिन एरियाज फॉर फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट पर देते हैं, ठीक है। इसी के ही अंडर हमारा आता है राइट साइजिंग। इसमें होता है कितने नंबर ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, कितने कैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन के चेंज को डिज़ाइन किया है, कितने लेवल ऑफ रिसोर्सेज को एलोकेट किया है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, क्या वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, मीट रिक्वायरमेंट कर रहा है मार्केट्स की, कंपटीशन की, इकोनॉमिक की या अदर कंस्ट्रेंट की। ये होता है राइट साइजिंग। उस मेथडोलॉजी को यूज़ करके हम अपने इन सब क्राइटेरियंस को चेक करते हैं। अब है एटीट्यूड सर्वे। एटीट्यूड सर्वे क्या होता है, कंसिडरेबल वैल्यू पर्टिकुलरली टू डिटरमाइन हाउ द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और क्लाइमेट वर्क करता है, वो है ये, ठीक है। तो पहला है हमारा पावर कल्चर। पावर कल्चर में क्या होता है, एक सेंट्रल पावर रखना। क्या सेंट्रलाइजेशन है या हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया है, जैसे लिटिल ब्यूरोक्रेसी रखी है, यानी कि ऑटोक्रेटिक, कौन सा लीडरशिप स्टाइल हम यूज़ कर रहे हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक या फिर लेजीज फेयर, ठीक है। ये सब पावर कल्चर है। स्पेसिफिक वर्क रोल, ठीक है, कौन सा एलोकेट किया है लॉजिकली अकॉर्डिंग टू टास्क जो कि अंडरटेक किया गया है, ठीक है। कौन सी पोजीशन, कौन सी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, किसकी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बेसिस को मान के हमने पोजीशन उसको अलॉट की है। नेक्स्ट है हमारा टास्क स्ट्रक्चर। टास्क कल्चर, टास्क कल्चर क्या होता है हमारा, ये रेफर करता है, रेफर्स टू टीम टू कंप्लीट टास्क, ताकि वो कंप्लीट कर सकें टास्क को, स्पेशली इफ टास्क हैज़ नो, यानी कि नंबर, इसको नो मत मान लेना, मैं पूरा ही लिख देती हूँ। नो यानी कि मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स, सॉरी, नंबर ऑफ स्टेप्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टीम फॉर कंप्लीशन ऑफ, कंप्लीट करने के लिए किसको, स्पेसिफिक प्लान को, कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक प्लान। ये एक एग्जाम्पल है हमारा टास्क कल्चर का, जैसे कि ये एक रेफर करता है टीम टू कंप्लीट द टास्क, स्पेशली अगर टास्क के बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है, उस स्पेसिफिक काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया टास्क कल्चर का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि ये अलाउ भी करता है टीम को, ताकि हम ज़्यादा क्रिएटिव भी बन सकें प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन कल्चर, कि कौन सा पर्सन एग्जिस्ट करता है मेनली टू सर्व पीपल विद इन इट, जैसे पार्टनरशिप हो गए, सोशल ग्रुप, स्मॉल कंसल्टेंसी फर्म। अब 7S लास्ट टॉपिक है हमारा, स्टाफ सिस्टम स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रैटेजी हमने पढ़े थे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, जिससे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अपने कोई भी काम को, अपने उस स्टेप को कंप्लीट करना है इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में, वो हमारी होती है स्ट्रैटेजीज़। स्किल होते हैं कॉरपोरेट स्ट्रेंथ जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। शेयर्ड वैल्यूज़ होते हैं बिलीव्स ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कौन से कल्चर और वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं। स्टाफ होता है लोगों की ऑर्गेनाइजेशन, कितने लोग, कितने एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो होता है स्टाफ। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम, यानी कि टेक्निकल सिस्टम, प्रोसीजर जो कि रिलेट करता है अकाउंटिंग, पर्सनल, कैरिंग आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जॉब। नेक्स्ट है स्टाइल, किस स्टाइल में आप ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करते हो, कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल यूज़ कर रहे हो, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव या फिर अपना लेजीज फेयर। ये सब स्ट्रक्चर होता है, कैसा आपको स्ट्रक्चर पसंद है, यानी कि एडहॉक वर्किंग पार्टीज पसंद है, प्रोजेक्ट पार्टीज पसंद है, कमिटी पसंद है, क्या पसंद है। तो ये हमारे 7S अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करने के लिए सक्सेसफुली यूज़ किए जाते हैं, फिट किए जाते हैं। तो हमारा चैप्टर ओवर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।